बड़ी खबर इस वक्त की पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से जुड़ी। इमरान खान की करीबी नेता ने एक आतंकी के साथ मंच साझा किया है। ये वो आतंकी है जिसे यूएस ने आतंकी डिक्लेयर किया है और उसके बावजूद एक मंच पर दिखाई दी पाकिस्तान की सरकार में मौजूद पार्टी की एक वरिष्ठ नेता। और यह तस्वीर भी हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं। इमरान खान की करीबी है फिरदौस आशिक और फजलुर रहमान आतंकी के साथ वो मंच साझा करती हुई दिखाई दी हैं। संदीप बोल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप, ये वही इमरान खान की पार्टी की नेता हैं जो पार्टी और इमरान खान कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा परेशान हैं आतंकवाद से, लेकिन ये तो खुद आतंकियों के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, ये कोई नई तस्वीर तो नहीं है। इस तरीके की तस्वीरें हम लोग पिछले कई समय से हम लोग देखते आए हैं कि किस तरीके से एक तरफ तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कहते हैं कि हम लोग जो खुद भोगी हैं, उसके बाद उन्हीं लोगों के साथ ये लोग मंच साझा करते हैं जो कि आतंकवाद की जड़ है। क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि किस तरीके से पाकिस्तान की सरकार, वहाँ की सेना, वहाँ की आर्मी आतंकी तंजीमों को जो है वहाँ पे फल फुला रही है। और बाकायदा कुछ दिन पहले ही जो है 2-3 ऐसे स्टेटमेंट भी आए थे। अगर हम बात करें, गृह मंत्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इन लोगों को जो है दोबारा से मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश की जाए। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कह सकते हैं कि अपनी इमेज बचाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से कहा जाए, लेकिन तस्वीरें बयां करती है। ये महज एक छोटा मोटा आतंकी नहीं है, बल्कि ये हरकतुल मुजाहिदीन का संस्थापक है। अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाकर रखा है और यहीं ये गड़गड़ाने के लिए जाते भी हैं और उसी आतंकी के साथ मंच साझा किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, हरकतुल मुजाहिदीन का जो ये नेता है और कह सकते हैं कि फाउंडर है मौलाना फजलुर रहमान खलीली, जो कि यूएस की तरफ से बाकायदा डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है। और उसके बाद भी जो है उनके साथ ये मंच साझा कर रहे हैं। सीधे तौर पर ये मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की जो आईएसआई और आर्मी है वो किसी भी हाल इनको अपने साथ, अपने से दूर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक असेट के तौर पर जो है आतंकियों को रखते हैं, आतंकी तंजीमों के नेता को रखते हैं। हालांकि अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी करने की बात की जाती है इंटरनेशनल प्रेशर के तहत, तब भी इस तरीके का केस बनाया जाता है कि वो कोर्ट में जाके वैलिड ही नहीं रह पाता और वो जो है आराम से छूट जाते हैं। तो ये जो है ये एक चेहरा है पाकिस्तान का जो कि सारी दुनिया ने देखा है। और अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरीके से जो आतंक यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को जो है अपने साथ मंच साझा कराया जा रहा है पाकिस्तान के सरकार के लोगों के साथ। कह सकते हैं कि ये अब पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा यूएस के सामने भी, क्योंकि यूएस जो है वो सवाल पूछता है इससे। बिल्कुल संदीप और दर्शक जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये महज आतंकी की तस्वीर नहीं, यही असली में पाकिस्तान की असली तस्वीर है। शुक्रिया फिलहाल संदीप। तो एक तरफ जहां पाकिस्तान के नेता आतंकियों के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिशों को लेकर पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी बैट की घुसपैठ की कोशिश का एक वीडियो जारी किया और इस वीडियो में पाकिस्तान बैट हाजीपीर सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश करता दिखा। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम कर दिया और पाकिस्तानी बैट को वापस जाना पड़ा। बताया गया कि पाकिस्तानी बैट 13-12 सितंबर को घुसपैठ उन्होंने की थी, जिसका ये वीडियो अब सामने आया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया और कहा कि एक दिन पीओके भारत का हिस्सा होगा। पीओके is part of India and we expect one day that it will we will have the jurisdiction, physical jurisdiction over it. तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधा और उसे एक सामान्य पड़ोसी की तरह बर्ताव करने की नसीहत भी दी। We hope really to build a stronger, better neighborhood, but recognizing that we have a unique challenge from one neighbor and that until the issue of cross-border terrorism is successfully addressed, and until that neighbor becomes a normal neighbor, that would remain a challenge. विदेश मंत्री के बयान का समर्थन करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता और जेडीयू ने पाकिस्तान से पीओके वापस करने की मांग की। इमरान खान ने पाक व्याप्त कश्मीर को भारत के हवाले करना चाहिए
भारत के साथ शांति की वार्ता करनी चाहिए, भारत के साथ उद्योगों में, व्यापारों में सहयोग लेना चाहिए और पाकिस्तान का भला करना चाहिए। युद्ध से मतलब पाकिस्तान हारने वाला, ये भी मतलब उन्होंने मान्य कर दिया है। और इसलिए मुझे लगता है कि पाक व्याप्त कश्मीर भारत के साथ आना ही चाहिए, कश्मीर के साथ आना ही चाहिए और उसके लिए जरूर हमारी कोशिश रहेगी। और मतलब एक दिन पाक व्याप्त कश्मीर भारत के पास जरूर आएगा। ऑलरेडी भारत की संसद में हमने ये पास कर चुके हैं दोनों सदनों में कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और केवल जम्मू कश्मीर जो भारत के पास है वो नहीं है, उसके अलावा जो पीओके है। इसी चीज़ को धारा 370 जिस दिन टूटने वाली थी उस दिन हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने भी इसको क्लियर किया है। 370 टूटने का जो बात हुई, पाकिस्तान ने मुझे लगता है कि गलती कर दी है। धारा 370 हमारा आंतरिक मामला है और उसमें दखल देने का जो उन्होंने कोशिश की है उसके कारण से ये सारा बवाल मचा है। अब भारत पीओके को लेकर ही रहेगा, ये तय है। हम हिंदू राष्ट्र की और अखंड भारत की कल्पना करते हैं, तो मुझे इसमें लगता है कि आने वाले समय में भारत के नक्शे में फिर से पीओके जुड़ेगा। अयोध्या मुद्दे से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां अब बहुत जल्द फैसला आने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि सभी पक्ष 18 अक्टूबर तक अपनी बहस पूरी कर लेंगे। ये कल सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से पूछा भी था कि बहस बहुत आगे चल रही है, आप बताएं कि कब तक बहस पूरी हो सकती है, और अब 18 अक्टूबर तक बहस पूरी हो जाने की उम्मीद की जा रही है। एहतेशाम खान हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। एहतेशाम, क्या इसका मतलब यह है कि अब इस पूरे मसले पर फैसला भी बहुत जल्द आ सकता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज ये बात साफ कर दी गई सभी पक्षों की तरफ से कि 18 अक्टूबर तक हम लोग इस मामले में जो भी बहस है वो पूरी कर लेंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को ये मौका मिलेगा कि वो इस पर अपना फैसला लिखे। यानी 17 नवंबर को जब चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं उससे पहले बहुत उम्मीद है कि इसका फैसला आ जाए। लेकिन उससे अहम बात एक और हुई है इस मामले से जुड़ी आज सुप्रीम कोर्ट में, वो ये है कि जो मध्यस्थता का दरवाजा बंद हो चुका था, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था मध्यस्थता, क्योंकि कोई भी पक्ष उसके लिए राजी नहीं हो रहे थे, लेकिन वो दरवाजा आज फिर खोल दिया गया है। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि इससे पहले दो पक्षकारों ने अपने सुप्रीम कोर्ट के का जो पैनल अपॉइंट हुआ था उनको पत्र लिखा था कि हम मध्यस्थता अभी भी करना चाहते हैं और अलग अलग लोगों से बातचीत चल रही है और मध्यस्थता फिर से शुरू करनी चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आज मुख्य न्यायाधीश ने बाकायदा इस पर ऑर्डर लिखवाया और ये कहा है कि अगर कुछ लोग मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कोशिश बदस्तूर जारी रहनी चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी में होनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए, खबरें लीक नहीं होनी चाहिए और कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ अगर कोई एग्रीमेंट कुछ पक्षकारों में होता है तो वो जो पैनल है जो पहले अपॉइंट हुआ था जस्टिस खलीफुल्लाह की अध्यक्षता में, वो पैनल अपनी रिपोर्ट इस मध्यस्थता के बारे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपे और फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना विचार करेगा। लेकिन साथ ही साथ जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जो अलग अलग पक्षकार अपनी बात रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, जहां लीगल फाइट चल रहा है, कानूनी तौर पर अपना अपना दावा पेश किया जा रहा है, वो साथ बस चलता रहेगा, उस पर किसी तरह का असर नहीं होगा। यानी बैक चैनल डिप्लोमेसी, जो बैक चैनल में बातचीत हो सकती है, वो अपनी तरह चलती रहे और उसको भी सुप्रीम कोर्ट तरजीह देगा और देखेगा कि अगर कोई बातचीत से मसले का हल हो रहा है तो वो दरवाजा अब भी खुला हुआ है। ये एक बड़ी बात है, बड़ी खबर है इस पूरे विवाद को लेकर। लेकिन अगर मध्यस्थता की कोशिश की भी मांग की गई है, क्या वो साथ में चलती रहेगी? कब से और किस रूप में वो जारी हो रही है? देखिए, ये मध्यस्थता चल रही है ऐसा दावा दो पक्षकारों की तरफ से किया गया है। जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उनके चेयरमैन ने खत लिखकर सुप्रीम कोर्ट के पैनल को और सुप्रीम कोर्ट को भी ये आगाह किया है कि वो मध्यस्थता कर रहे हैं। और जो हिंदू पक्षकार है, एक उनके तरफ से निर्मोनी अखाड़ा की तरफ से भी ये बात कही गई है कि वो मध्यस्थता के पक्ष में है और मध्यस्थता और बातचीत होनी चाहिए। तो ये दो पक्षकार हैं, इनका ये दावा है कि ये और लोगों से भी संपर्क में है और ये एक लंबा प्रोसेस है जो पहले से चल रहा है, इसको वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसकी इजाजत दे दी। बिल्कुल, तो अपने रिटायरमेंट से पहले बहुत संभव है कि चीफ जस्टिस इस विवाद पर फैसला सुना कर जाएं।
बढ़ रहे हैं आगे। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को उसके सबसे भरोसेमंद दोस्त चीन का भी साथ मिलता नहीं दिख रहा। चीन के विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात के दौरान कश्मीर का मुद्दा नहीं उठेगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में भारत के दौरे पर आ सकते हैं। कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान पहले ही दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है और ऐसे में आए दिन कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। वहीं पाकिस्तान में हिंदू लड़की नम्रता चंदानी की हत्या के विरोध में लोग कराची की सड़कों पर उतर आए। हिंदू समुदाय के लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और हिंदू छात्रा के लिए इंसाफ की मांग की। लोगों ने वी वांट जस्टिस और खून का हिसाब दो के नारे लगाए। कराची में सैकड़ों लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर गुंडागर्दी नहीं चलेगी के भी नारे लगाए। नम्रता का शव हॉस्टल के एक रूम में चारपाई पर मिला था और उनके गले में कपड़ा भी बंधा हुआ था। नम्रता मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी। तो इमरान सरकार के लिए नारेबाजी होती हुई वहां पर ये कहा जा रहा है कि जो हिंदू छात्रा है उसकी किन हालात में उसके साथ ये घटना घटी है उस पर जांच होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और लोग अब जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी ट्वीट के जरिए नम्रता चंदानी की मौत पर दुख जताया और न्याय की मांग की। बाकायदा उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मासूम लड़की नम्रता कुमारी की संदिग्ध मौत के बारे में पढ़कर बेहद दुख हुआ। मुझे उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा और वास्तविक अपराधी पकड़े जाएंगे। मेरा दिल हर पाकिस्तानी के साथ धड़कता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इससे पहले नम्रता की मौत को खुदकुशी की शक्ल देने की कोशिश हुई, लेकिन परिवार के विरोध के बाद जांच शुरू हुई। नम्रता के भाई एक डॉक्टर हैं जो मानते हैं कि उनकी बहन की हत्या की गई है। 2 बजे शाम में उसकी डेड बॉडी मिली है। 12:30 बजे प्रिंसिपल वाले खुद बोल रहे हैं हमारी ऑफिस में मिठाई बांटने आई है। तो इस 1.5 घंटे में ऐसा क्या हुआ है? जितने भी कॉलेज में मैं भी एक उस्ताद हूँ, टीचर हूँ। आई हैव गॉट बेस्ट टीचर अवार्ड फ्रॉम सिंध मेडिकल कॉलेज जिना से। तो मैं स्टूडेंट्स को भी ये बोलता हूँ कि जो टीचर आपको थोड़ा सा भी ब्लैकमेल करें, आप इस बात को ऊपर उठाएं। ये बातें अभी नया पाकिस्तान है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक हॉस्टल से हिंदू लड़की का शव मिला। नम्रता डेंटल कॉलेज में फाइनल ईयर की छात्रा थी। नम्रता का शव हॉस्टल के कमरे में मिला और उसके गले को रस्सी का फंदा लगा मिला। परिवार ने नम्रता की हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की। वहीं दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान में नम्रता का जबरन धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई। मना करने पर हिंदू बेटी का कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान की पुलिस ने आत्महत्या का मामला दिखाने की कोशिश भी की थी। एक और बेटी जो कि नम्रता चांदनी हिंदू परिवार से थी, उसका फोर्सफुल कन्वर्जन करने की कोशिश की गई। जो वो नहीं मानी तो उसका कत्ल कर दिया गया। ये भी सिंध की घटना है। रोज एक घटना मिनॉरिटीज को लेके पाकिस्तान से, खास तौर पर सिंध से आती है। चांदनी को जबरन धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा था और जब उसने ये हार्ड स्टेप लिया, मना किया, तो उसका कत्ल कर दिया गया। और पाकिस्तान के पत्रकारों के सब्र का बांध अब इसलिए टूट रहा है क्योंकि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सितंबर का महीना शुरू होने से पहले ही सिख लड़की जगजीत कौर का जबरन धर्म बदलकर उसका निकाह कराया गया। अगले ही दिन एक और सिख लड़की को अगवा करने और उसका धर्म बदलने की खबर आ गई। 4 सितंबर को एक हिंदू लड़की कट्टरपंथियों का निशाना बनी, जिसे हथियारों की नोक पर अगवा कर धर्म परिवर्तन कराया गया। 8 सितंबर को एक 15 साल की ईसाई लड़की को स्कूल की प्रिंसिपल ही मदरसे में ले गई और जबरन उसे इस्लाम कबूल करवाया। फिर 14 सितंबर को एक हिंदू टीचर पर भीड़ ने हमला कर दिया और एक मंदिर को भी तोड़ दिया। अब तक विरोधियों के हमले झेल रहे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अब अपनी ही पार्टी के नेताओं के भी निशाने पर आ गए हैं, जिसकी एक झलक उस वक्त देखने को मिली जब पार्लियामेंट में बहस पे उनकी पार्टी के एक सांसद नूर आलम खान सरकार के काम करने के तरीके पर भड़क गए और इस्तीफे तक की धमकी दे दी।
किसी ने गरीब बंदे के लिए खुदा की कसम आवाज नहीं उठाते। वजीर खजाना यहाँ पे हमारे नहीं बैठे होते, उनको चाहिए ये नेशनल असेंबली हम यहाँ पे क्यों फिर पाकिस्तान की आवाम के पैसे जाया कर रहे हैं, अगर वो इसको संजीदा नहीं ले रहे। बिजली महंगी कर दी गई है, हमें एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है क्यों महंगी कर रहे हो, यूरिया का बैग क्यों आप महंगा कर रहे हो, गैस क्यों महंगा कर रहे हो, रोटी क्यों महंगी कर रहे हो। 12,000 रुपए जो सैलरी लेता है वो क्या करेगा, क्या खाली हमने यहाँ पे इसके लिए आए कि बस ऐसे ऐसे करते रहे। स्विट्जरलैंड के जनीवा में पश्तून समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ UNHRC के ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में पश्तून तहफूज मूवमेंट से जुड़े लोग शामिल हुए जो अपने हाथों में पोस्टर और बैनर्स लेकर सड़क पर उतरे और पाकिस्तान के खिलाफ अपना विरोध जताने लगे। विरोध जताने के लिए इन लोगों ने सड़क पर पाकिस्तान में मरने वाले कई पश्तूनों की बड़ी बड़ी तस्वीरें भी लगा रखी थी। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी ISI पर पश्तूनों का नरसंहार करने का आरोप लगाया। आज सभी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी फौज कितना साल ये पश्तून लोगों को जुल्म कर रहा है, ये इस्तेमाल बढ़ा है। अभी सब दुनिया के पता है। आज दिन हम पश्तून लोग और नहीं सोएगा, वह अपना आवाज़ उठेगा कि अब हम भी लोग हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी बेहक है जैसे कि और दुनिया का लोग भी है। हमको आज दिन हक चाहिए, हमको जुल्म नहीं चाहिए। Pashtuns are persecuted by Pakistan. They are an oppressed nation now. They have been killed, they have been tortured, they have been forcibly disappeared by the Pakistani army. उधर जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए एक सीनियर सिटीजन की कार में आग लगा दी। आतंकियों ने लोगों को डराने के लिए कुपवाड़ा से श्रीनगर जा रहे एक कार को सरेआम जला दिया। पाकिस्तान की शह पर आतंकियों ने ये करतूत की है। मकसद उनका ये कि आम लोग जो है उनके इस करतूत से डरे और कोई भी हरकत करने से पहले सोचे। उधर मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो वीर सावरकर को कभी खत्म नहीं कर सकती। ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर सावरकर पीएम होते तो पाकिस्तान का जन्म नहीं होता। ठाकरे ने सावरकर को भारत रत्न देने की भी मांग की। सावरकर हे जे क्रांतिकारक होते ते नुसतं वेड्या पिसासारखी मगाशी मी जो उल्लेख केला त्यांच्या क्रांतीमध्ये आतंकवाद नव्हता, तर ती परिपूर्ण क्रांती होती। आणि माझा देश पारतंत्र्याच्या शृंखलामधून मोकळा झालाच पाहिजे म्हणून 14व्या 15व्या 30व्या वर्षी त्या अष्टभुजासमोर त्यांनी शपथ घेतली। काय स्वातंत्र्य म्हणजे काय हे त्या वयात कळण्याची गोष्ट आहे का? उधर मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव लागू होने के बाद ओडिशा के भुवनेश्वर में ट्रैफिक पुलिस ने एक स्कूटर का 1 लाख रुपए का चालान काट दिया। ये जुर्माना स्कूटर का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर लगाया गया, जिसके बाद स्कूटर मालिक परेशान दिखी। उन्होंने आरोप लगाया कि अगस्त में नया स्कूटर खरीदा था जिसकी शोरूम की तरफ से रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया गया। इस आरोप के बाद जिस शोरूम से ये स्कूटर खरीदा गया उस शोरूम को भी RTO ने नोटिस भेजा। धरिले बारंग थाना रे से दिन जना पड़ा जे मो ना रजिस्ट्रेशन है, से माने लाख टंका फाइन खेमजी हुंडा ना रे देले। उधर राजस्थान के जोधपुर में ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ। सिपाही का ये वीडियो एक ट्रक वाले से रिश्वत लेने का है। बताया गया कि सिपाही ट्रक ड्राइवर के से 500 रुपए मांग रहा था लेकिन बाद में 300 रुपए लेकर उसे जाने देता है। उधर पंजाब के लुधियाना से बच्चा चोरी का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में दिखा कि रात के अंधेरे में घर के बाहर सो रहे एक बच्चे को एक आदमी उठाकर ठेले पर रखता है। तभी बच्चे के पास सो रही एक महिला जाग जाती है और वो बच्चे को ठेले से उठाकर बेड पर रखकर शोर मचाती है, जिसके बाद बच्चा चोरी कर रहा आदमी ठेले को लेकर भाग रहा होता है। तो पंजाब के लुधियाना की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपको दिख रहा होगा एक शख्स पहले ठेला लेकर वहां पर खड़ा रहता है। एक महिला अपने बच्चे के साथ वहां पर सो रही थी, तभी ये शख्स उस ठेले पर उस बच्चे को धीरे से लिटाता नजर आता है और इतने में वो महिला जाग जाती है और अपने बच्चे को वापस बिस्तर पर रखते हुए शोर मचाने लगती है, जिसके बाद ये जो शख्स है वो डर जाता है और अपने ठेले के साथ वहां से भाग जाता है।
तो तस्वीरें आप देखिए, पंजाब की तस्वीरें जहां पर ये शख्स जो कि एक ठेले को लेकर वहां पर खड़ा होता है और रात के अंधेरे में ये महिला और ये बच्चे जब घर के बाहर सो रहे होते हैं तो इस बच्चे को धीरे से इस ठेले पर लिटाने की कोशिश करता है और इसे चुराने की कोशिश करता है। लेकिन गनीमत ये रहती है कि वक्त रहते बच्चे की जो माँ है वो जाग जाती है। उधर मुंबई के चैम्बूर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरने से 4 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची अपनी मां के साथ अस्पताल जा रही थी। बच्ची की मां ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रेन की रफ्तार तेज होने की वजह से दोनों उसमें चढ़ नहीं सके और वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े, जिन्हें फौरन ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां बच्ची की मौत हो गई। यह हादसा 7 सितंबर को हुआ था। लोकल में चढ़ते हुए चढ़ी अपनी बच्ची के साथ और फिर वो गिर गई। वो महिला जो है चलती हुई लोकल में चढ़ी है। केम हॉस्पिटल में 2 दिन रहने के बाद वो बच्ची का देहांत हो गया। अयोध्या केस में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 18 अक्टूबर तक बहस पूरी करने के लिए सहयोग की अपील करते हुए जरूरत पड़ने पर शनिवार को भी सुनवाई की बात कही। 370 हटाए जाने के बाद बौखलाए पाकिस्तान की बैट की घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम किया। पाकिस्तान के कराची में हिंदू समुदाय के लोगों ने सड़क पर उतरकर मेडिकल की छात्रा के संदिग्ध हालात में हुई मौत का विरोध करते हुए इंसाफ की मांग की। जेनीवा में पश्तून समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वीर सावरकर प्रधानमंत्री होते तो पाकिस्तान का जन्म नहीं होता। बिहार में बिजली गिरने से 17 लोगों की मौत, जबकि पटना में पुलिस लाइन में आंधी में 5 पेड़ गिरने से 12 पुलिस वाले घायल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना के उफान पर आने के बाद 5 किलोमीटर दायरे तक के स्कूल और कॉलेज 3 दिनों के लिए बंद किए गए। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक लड़की के अगवा होने की खबर के बाद लोगों ने कई दुकानों और बाइक में आग लगाई। मोहाली में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। हम आपको बता दें, पाकिस्तान की तरफ से एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। तो पाकिस्तान के डेस्परेशन है, कमांडोज हैं, वो लगातार आतंकियों को जो इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू लड़की नम्रता चंदानी की हत्या के विरोध में लोग कराची की सड़कों पर उतर आए। हिंदू समुदाय के लोगों ने वी वांट जस्टिस और खून का हिसाब दो के नारे भी लगाए। अयोध्या विवाद से जुड़ी एक बेहद अहम खबर इस वक्त की। इस पूरे विवाद में बहुत जल्द अब फैसला आने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि बहस की तारीख भी तय कर दी गई है कि तब तक ये बहस खत्म कर ली जाए। 18 अक्टूबर तक तमाम दलीलें सभी पक्षों की ओर से रख दी जाएगी और ये बहुत उम्मीद है कि इसके 4 हफ्ते बाद इस पर फैसला आ जाए। लेकिन सबसे अहम बात यह भी है कि साथ ही साथ मध्यस्थता की बात एक बार फिर से कही गई थी और उन्होंने कहा है कि ये भी कोशिश लगातार जारी रहे, कोर्ट में सुनवाई भी लगातार जारी रहेगी। एहतिशाम हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। एहतिशाम, क्या मध्यस्थता का काम भी लगातार चलता रहेगा, कोशिशें जारी रहेगी और सुनवाई भी, और इसीलिए भी अब ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द फैसला हो? सीजीआई यही चाहते हैं? बिल्कुल, आज जो कार्रवाई अभी सबसे थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट में हुई है और जो लिखित आदेश मुख्य न्यायाधीश ने अभी पारित किया है वो मीडिएशन को लेकर है, मध्यस्थता को लेकर है। इससे पहले मध्यस्थता बंद हो गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो पैनल मध्यस्थता कर रहा था उन्होंने लिखित रिपोर्ट अपनी दी थी और कहा था कि कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, किसी नतीजे पे मध्यस्थता नहीं पहुंच पा रही है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस मीडिएशन की कोशिश को बंद कर दिया था। लेकिन अब
अब दोबारा से दो पार्टीज ऐसी हैं, एक पक्षकार मुस्लिम साइड से है और एक पक्षकार हिंदू साइड से। दोनों ने ये ख्वाहिश जाहिर की है और लिखित रूप से दिया है कि वो मीडिएशन दोबारा शुरू करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है, लेकिन कहा है कि ये सारी चीजें बहुत कॉन्फिडेंशियलिटी से होनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट जो जस्टिस खलीफुल्ला की कमेटी है, वो पैनल है, वो सुप्रीम कोर्ट को जमा करेगी। लेकिन साथ ही साथ जो कानूनी दलीलें दोनों तरफ से दी जा रही हैं, जो कानूनी कार्रवाई हो रही है, वो अपनी जगह चलती रहेगी, जो कि 18 अक्टूबर तक खत्म होने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। एहतिशाम, लेकिन इस सुनवाई के लिए क्या अब ऐसा भी मान लिया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम एक्स्ट्रा समय देने के लिए तैयार हैं, सुनवाई और कुछ ज्यादा देर तक की जा सकती है? बिल्कुल, जब आज मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 18 अक्टूबर तक ये मामला ये आर्ग्यूमेंट जो हैं वो दोनों तरफ से हो जाएंगे, तो मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से राजीव धवन इस मामले की बहस कर रहे हैं और उन्होंने खड़े होकर कहा कि अगर सैटरडे संडे भी ज़रूरी हुआ तो हम लोग बहस करने के लिए तैयार हैं, हम आ जाएंगे और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी जो कार्रवाई है वो पूरी हो। तो मुख्य न्यायाधीश ने भी उस पर सहमति जताई और मुस्कुरा कर कहा कि अगर ज़रूरत होगी तो सैटरडे संडे को भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। जी, शुक्रिया एहतिशाम। उधर 370 हटने से बौखलाए पाकिस्तान की एक और खतरनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए सोशल मीडिया सेना तैयार की है और इतना ही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी ने 2000 से 3000 सिम कार्ड बांटे हैं और प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को हर ट्वीट पर पैसे दिए जाते हैं। संदीप बोल हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, किन्हें बांटे गए ये सिम कार्ड? देखिए, ये जो पाकिस्तान है, जमीन पे लड़ाई करने की कुव्वत इसकी नहीं है, इसीलिए जो है अब ये प्रॉक्सी वॉर के जरिए जो है खासतौर पे इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। ये 2000 से 3000 के आसपास सिम कार्ड जो है वो वहीं के जो लोकल लड़के हैं पाकिस्तान में, जिनके पास कोई काम नहीं है, कारोबार, जिनके पास नौकरी नहीं है, उनको ये सिम कार्ड बांटे गए हैं और हर सिम कार्ड के जरिए जो है ये प्रोपेगेंडा जो है फैलाया जाता है भारत के विरोध में और बाकायदा डेली इनको एक थीम दी जाती है। उस थीम पे जो है अलग अलग तरीके से उनको ट्वीट करना पड़ता है, ट्वीट को रिट्वीट करना पड़ता है। साथ ही एक अकाउंट से जो है एक यूजर जो है 5 तक अकाउंट बना सकता है उस ट्विटर में। तो अब उनको जो है हर ट्वीट का 10 से 15 रुपए जो है वो दिया जाता है, ऐसी जानकारी हमारे पास है। और ये एक सबसे आसान तरीका है पाकिस्तान के पास भारत के खिलाफ जंग को जारी रखने का, क्योंकि जमीन पे वो लड़ नहीं पा रहा है। आतंकवादियों को जो है भारतीय सेना ने जो है अमूमन कश्मीर से खत्म कर दिया है। ऐसे में इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक माहौल क्रिएट करने के लिए बाकायदा एक प्रोपेगेंडा वॉर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से चलाया जा रहा है। आपको बता दूं अर्पिता, तकरीबन 50 से ज्यादा सैन्य अधिकारियों के जो फेक ट्विटर अकाउंट हैं उनको जो है और सोशल मीडिया अकाउंट है उनको जो है डीएक्टिवेट कराया गया, जिसमें जनरल रावत का भी जो सेना प्रमुख है उनका भी एक ट्विटर अकाउंट था। साथ ही जो वाइस चीफ थे, वाइस चीफ हैं अनबू, लेफ्टिनेंट जनरल अनबू, उनके 2 अकाउंट थे। इसी तरीके से वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के भी अकाउंट थे जिनको जो है डीएक्टिवेट। तो कुल मिलाकर ये पाकिस्तान की नई साजिश है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ रहे हैं बाढ़ की खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के भिंड में चंबल नदी का पानी बढ़ने के बाद कई इलाके पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। भिंड में बाढ़ से प्रभावित गांवों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है, जहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। ऐसे इलाकों में राहत बचाव टीमें तैनात हैं। अभी तक 8 गांवों के लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा चुका है। अभी बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जो फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की कोशिश लगातार युद्ध स्तर पर वहां पर हो रही है। नावों की सहायता से रेस्क्यू टीमें उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर रास्ता बहुत संकरा है। पानी वहां पर पानी का जो जल स्तर है वो बहुत ज्यादा जल स्तर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से रेस्क्यू करने में लोगों को दिक्कतें जरूर आ रही हैं। लेकिन कई इलाके जहां पर लोग अभी फंसे हुए हैं, उम्मीद की नजर से प्रशासन को देख रहे हैं कि जल्द से जल्द उन तक राहत पहुंचेगी। मध्य प्रदेश के चंबल नदी में आए उफान की वजह से 89 गांवों में हाहाकार मचा है, जहां लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से मदद नहीं मिल रही है। मकान पानी में डूब चुके हैं, खाने पीने की भी लोगों को खासी दिक्कतें सामने आ रही हैं। कम से कम जो परसों जो है रात के जो है 2-2:30 बजे तक पानी आ गया एकदम जो है, और इस वजह से पूरा गांव जो है गिर गया है और कोई यहाँ पर जो व्यवस्था नहीं है। हम ही गाँव वाले लोग जो है सब अपनी जो है व्यवस्थाएं पर जो करके जो किसी भी तरीके से अपना जो नाज पानी है वो निकाल रहे हैं।
और ये खाने पीने का भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर जो है। हम लोग ये 24 घंटा से जो खाना पीना नहीं मिला है। तो मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें हैं। चंबल नदी वहां पर उफान पर है और इस उफान की पर नदी के होने से 89 गांव, आप समझिए, वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। लोग प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन तक अभी तक कोई राहत नहीं पहुंची है। कई जगहों पर 2-2, 3-3 दिन से लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं क्योंकि घर का जो राशन था वो पानी में बह चुका है। लोग अपनी घरों के छत पर रहने के लिए मजबूर हैं। पानी का स्तर जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इस स्तर के साथ साथ लोगों की दिक्कतें भी बढ़ती जा रही हैं। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी में लहचूरा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद 10 लोग फंस गए। ये लोग बकरी चराने के लिए गए थे, जिसकी खबर मिलने के बाद राहत टीम मौके पर पहुंच गई और फिर वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। फिर फंसे 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में यमुना नदी का पानी कई गांवों में घुस गया, जहां दर्जनों गांवों का संपर्क शहर से कट गया। बताया गया कि बाढ़ के पानी में हजारों बीघे की फसल बर्बाद हो चुकी है। लोग बेहद परेशान हैं क्योंकि उनका आशियाना उजड़ चुका है, उनकी फसल उजड़ चुकी है और लोग अब पलायन करने के लिए मजबूर हैं। नाव से 2-2 नाव लग रही हैं, इनको पार करके अपने गांव, अपने घर पहुंच पा रहे हैं। लोगों की दुख बीमारी किसी भी प्रकार की कोई भी, और ना तो कोई यहाँ पे अभी तक जो है सरकारी प्रशासनिक व्यवस्था कुछ यहाँ हुई है, किसी भी प्रकार की अभी तक कुछ भी यहाँ पे कोई व्यवस्था सरकारी नहीं है। तो कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से कट चुका है। नावों की बहुत कमी है, वहां पर लोग ज्यादा हैं और इसी नाव पर कई लोग सवार होकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, जान को खतरे में डाल रहे हैं क्योंकि इतनी संख्या में अगर नाव पर लोग सवार होंगे तो नाव पलट भी सकती है, इसकी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद लोगों के पास विकल्प कुछ और नहीं है, इसीलिए लोग नावों का सहारा ऐसे ले रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग एक नाव पर सवार होकर दूसरी जगह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बिहार के गोपालगंज में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जहां प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहा। नेपाल में हो रही बारिश की वजह से गंडक नदी का पानी बढ़ गया, जिसके बाद गोपालगंज के कई गांवों पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। कई लोग ऐसे हैं जो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हैं, लेकिन कई लोग अभी भी अपने आशियाने को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण प्रशासन उन्हें लगातार इस बात के लिए चेता रहा है कि वो जल्द ही सुरक्षित ठिकाने की तलाश में निकल जाएं या फिर सुरक्षित जगह पर चले जाएं। उनको आगाह किया जा रहा है। कई मवेशी जो हैं उन्हें नावों पर बैठाकर दूसरी जगह तक पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन भी अपने स्तर से लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने में मदद कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना और बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया, जहां लोग मकान की छत पर रहने को मजबूर हैं। इलाके में पानी भर चुका है। एनडीआरएफ की टीम लोगों की मदद के लिए तैनात कर दी गई है, जो लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम कर रही है। कई जगहों पर देखिए आप, लोग किस तरीके से पेड़ों को पकड़कर खड़े होकर पानी के बहाव से बचने की कोशिश कर रहे हैं। 2 नदियां, यमुना और बेतवा नदी जो वहां पर है वो उफान पर है, जिसके कारण हालात वहां पर बद से बदतर होते जा रहे हैं। मकान जो है वो आधे आधे आपको डूबे नजर आ रहे होंगे और लोग सुरक्षित जगह की तलाश के लिए वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में बेतवा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस समय हम बड़े ही खतरा मोल लेकर के ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर मौजूद हैं। यह हमीरपुर मुख्यालय का पुराना बेतवा घाट है। इस समय हम नाव के द्वारा आपको ये सीन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है और लोग छतों पर किसी तरीके से बचकर अपनी जान बचा रहे हैं। ये पुराना ऐतिहासिक मंदिर है बेतवा घाट का, जो पूरी तरीके से डूब चुका है। यहाँ पूजा अर्चना हुआ करती थी, जो आज पूरी तरीके से बंद है। पूरी तरीके से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जिला प्रशासन अधिकारी चारों तरफ से राहत शिविर बनाए हैं, शरणालय भी बनाए गए हैं, लेकिन अभी तक पूरी तरीके से उनको सुविधा नहीं मिल रही है। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में और भी 1 मीटर पानी बढ़ने की संभावना है, तो पानी किस तरीके से कहर बढ़ पाता है। उमाशंकर मिश्रा, न्यूज़ 18 के लिए हमीरपुर। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करें तो वहां पर गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यमुना भी खतरे के निशान के करीब है। गंगा और यमुना नदी के पास के इलाके जो है वो पानी के चपेट में आ चुके हैं। हालात से निपटने के लिए सेना की मदद लेने का भी फैसला लिया गया। खतरे को देखते हुए करीब 1 लाख लोग सुरक्षित जगह पर जा चुके हैं। नदी के पास के 5 किलोमीटर के दायरे में स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है।
संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों के उफनाने से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की वजह से लगभग 5 लाख लोग प्रभावित हैं और हजारों लोगों ने बाढ़ शिविरों में शरण ले रखी है। और ये जो नज़ारा है हम दिखा रहे हैं आपको, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है और यहाँ पर हम मौजूद हैं। और ये आप जो नज़ारा देख रहे हैं, ये जो घर हैं वो लगभग 1 मंजिला पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। और ये इलाका छोटा बखाड़ा कहा जाता है। इसके साथ ही साथ सलोरी का इलाका जो है वो डूबा हुआ है इस तरफ। और यहाँ पर एनडीआरएफ के जरिए यहाँ से एनडीआरएफ की बोट जा रही है और वहाँ पर लोकल स्तर पर भी बोट लगाई गई है। एनडीआरएफ के जवान लगातार इस तरह से यहाँ पर जा रहे हैं और लोगों को राहत मुहैया करा रहे हैं। जो लोग अपने घरों में फंसे हैं उनको रेस्क्यू कर निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी तक एनडीआरएफ की टीमों ने 500 से ज़्यादा लोगों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ पर रहते हैं उनको यहाँ से रेस्क्यू किया है, उनको यहाँ पर निकाला है। और जिस तरह से यहाँ पर पूरा ये जल प्लावन दिख रहा है, साफ तौर पर देख रहे हैं, जो यहाँ पर कभी यहाँ पर ज़मीन हुआ करती थी, यहाँ पर चारागाह हुआ करता था, यहाँ लोग आते थे, यहाँ बच्चे खेलते थे, अब वहाँ पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है। इसके साथ ही साथ अभी भी गंगा और यमुना नदियों में बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से कमिश्नर प्रयागराज ने भी एक चेतावनी अफसरों को जारी की है कि अभी इसके बाद जलस्तर और बढ़ेगा, जिसको लेकर लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और इस तरह से जो बाढ़ की भयावहता है वो अभी प्रयागराज में और ज़्यादा कहर ढाएगी। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो वाराणसी में कई घाट पूरी तरह गंगा के पानी में डूबने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वाराणसी में सीजन में गंगा नदी के तीसरी बार उफान पर होने की वजह से इसके किनारे बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और दशाश्वमेध घाट पर बने कई मंदिर भी पानी में डूब गए, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं के साथ ही जो पुजारी हैं उनकी मुसीबतें भी बढ़ गई। पुरोहित या यजमानों और सबका ही ये अनुरोध है माँ से प्रणाम करके कि वो अब अपने स्थान पर चली जाएं, क्योंकि विशेष कष्ट हो रहा है सभी लोगों को। जो भी दर्शनार्थी देश विदेश से पर्यटक आ रहे हैं काशी देखने, यहाँ के घाटों को देखने, यहाँ की प्राचीनता को देखने, वो नहीं देख पा रहे क्योंकि सारे घाट जलमग्न हो चुके हैं। और सुरक्षा दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा नाव संचालन भी बंद करवा दिया गया है, तो इस वजह से काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंगा और यमुना के किनारे बाढ़ के हालात को देखते हुए वाराणसी और प्रयागराज के प्रशासन को चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए हैं। तो हालात बिगड़ते जा रहे हैं क्योंकि कई जगहों पर यमुना और गंगा जो हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, बाढ़ के हालात बनते दिख रहे हैं और इन सब के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए अधिकारियों को। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश हो रही है। इस बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है। सांबा सेक्टर के पास ये पूरी तैयारी कर ली गई है, 2-2 के ग्रुप बना लिए गए हैं और बताया जा रहा है कि ये आतंकी पाकिस्तान में फिलहाल हीरानगर सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं और लगातार इनकी कोशिशें जारी है। और इसलिए पिछले 3 दिनों से जो लगातार सीज फायर भी हो रहा था, ये इसी कड़ी में सीज फायर किया जा रहा था ताकि आतंकियों की घुसपैठ कराई जा सके। पवन शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। पवन, जो बेहद अहम जानकारी आ रही है कि घुसपैठ की साजिश और इस वक्त वो पाकिस्तान के किसी गांव में मस्जिद में डेरा डाले हुए, किस तरह की तैयारी की जानकारी मिल रही है? देखिए प्रशांत, लगातार पाकिस्तान की तरफ से LOC पर घुसपैठ की कोशिशें हो रही थी जो भारतीय सेना ने नाकाम की हैं, लेकिन अभी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने पाकिस्तान की तरफ से पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है, जैसे हीरानगर और सांबा सेक्टर है, इन इलाकों से वो घुसपैठ कर सकते हैं। और यही वजह है कि वहाँ पर लगातार सीज फायर का वायलेशन भी 3 दिन से हो रहा है। जो जानकारी खुफिया सूत्रों को मिली है उसमें पाकिस्तान का एक गांव है बड़ा भाई मंसूर खान, जो हीरानगर के बिल्कुल अपोजिट है। वहां पर एक मस्जिद में लश्कर के 8 के करीब आतंकी जो हैं वो देखे गए हैं और वो आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं भारतीय सीमा की ओर। यही वजह है कि पूरे इलाके में एक अलर्ट भी किया गया है BSF की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पिछले 3 दिन से 3 बार सीज फायर का उल्लंघन भी हुआ है। और आज सुबह तक लगातार ये फायरिंग रुक रुक कर जारी थी, क्या ये इसी घुसपैठ की कोशिश के तहत?
बिल्कुल, देखिए यही है कि पहले घुसपैठ के लिए फायरिंग की जाती है ताकि सुरक्षा बलों का ध्यान जो है वो भटका रहे और किसी न किसी तरीके से जो नदी नाले हैं उन इलाकों से आतंकी घुसपैठ कर सके। तो आज सुबह भी 3 बजे से लेकर 7 बजे तक सुबह सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। शुक्रिया पवन। इमरान खान की करीबी नेता ने आतंकी के साथ मंच साझा किया है। इमरान खान कहते हैं कि हम लोग खुद कुछ हो गए, उसके बाद उन्हीं लोगों के साथ मंच साझा करते हैं। Big challenge from one neighbor